Dear students, today we are going to study a very important chapter, that is cash flow statement. Number wise it has a weightage of around 13 marks, as in project paper you have to write a question of 6 marks from this chapter, as well as in your 80 marks paper you will get a sure shot question of 6 marks from this chapter, as well as one marker is there from this chapter. Cash flow statement. Three words are there: cash, flow and statement. What is the meaning of cash? In our day-to-day life, cash means currency, notes. इवन एक छोटे बच्चे को भी अगर एक कागज दिखाया जाए और एक नोट दिखाया जाए तो उसको पता होता है कि दिस इज कैश. बट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश इज नॉट ओनली हार्ड कैश, it is equal to cash and cash equivalents. What are cash equivalents? Cash equivalents are highly liquid current asset which can be converted into cash in a very short period without having any risk of loss in their value. Examples are money lying in our bank account, that is cash at bank; marketable security which we can sell at any moment in the market; commercial paper, treasury bill. These are the example of cash equivalents. And what is flow? Flow means which is not static. Usually this word is related with rivers. The river is flowing. In cash flow statement, it means that whatever receipt we are having from the market, whatever is coming into our cash and cash equivalent, they are called inflow of cash. And whatever we are paying in the market, that is called outflow of the cash. Cash flow statement is a statement showing flow of cash and cash equivalent in a particular period. It is a very important statement, as अगर हमारे पास समय पड़े कैश नहीं अवेलेबल है, तो चाहे जब जरूरत नहीं है हमारे पास लाखों रुपया पड़ा हो तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर नीड के समय हमारे पास मनी नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है. कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे को क्या क्या इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है? दे आर शॉर्ट टर्म प्लानिंग. शॉर्ट टर्म प्लानिंग मींस कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें यह बताता है कि हमारे सोर्सेज ऑफ कैश क्या हैं, हमारे आउटफ्लो ऑफ कैश क्या हैं, तो हम अपने कैश को प्लान कर सकते हैं कि कब कब हमें शॉर्टेज पड़ती है, हमारे को कहां कहां से कैश आता है, कब कब हमें कैश की जरूरत पड़ती है, कब हमारे पास कैश सरप्लस रहता है हम उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कब हमारे को ज्यादा कैश की जरूरत पड़ती है, डेफिसिट होता है, हम लोन प्लान कर सकते हैं. ये सारे पॉइंट ऑफ कैश मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं कि कैश को सही तरीके से मैनेज करना. क्योंकि अननेसेसरी जब हमारे पास कैश पड़ा रहता है तो ना केवल उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं आती है, अगर वही पैसा कहीं गुड्स में पड़ा हो, वही पैसा कहीं प्रोडक्शन में लगा हो तो हमें कुछ अर्न करके देगा. लेकिन अगर वो कैश ऐसे ही हमारे तिजोरी में पड़ा हुआ है, हमारे बैंक लॉकर में पड़ा हुआ है, तो उससे वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ दैट. और सेकेंडली, कैश का पड़ा होना रिस्क भी है, लॉस होने का, चोरी होने का रिस्क भी है. असेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी. सॉल्वेंसी मीन कि हम अपने डेट्स को कैसे टाइमली पे कर सकते हैं. एक वर्ड इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट आपने 11th में पढ़ा था कि इंसॉल्वेंट वो लोग होते हैं जो टाइमली अपने डेट को पे नहीं कर सकते हैं. सॉल्वेंट उससे रिवर्स, अगर हम अपने डेट को टाइमली पे करते हैं तो वी आर सॉल्वेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में हमें बताता है कि क्या हम अपने डेट्स को टाइम पे कर पाएंगे या नहीं. कैश मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते समय आपको समझाया. कंपैरेटिव स्टडी, अगर हम पिछले साल के कैश फ्लो स्टेटमेंट को बजटेड कैश फ्लो के साथ कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरिजन करके बजट्स बना सकते हैं कि किन मंथ्स में, से फॉर एग्जांपल एक बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा रिसीट, से इट्स अ कोचिंग सेंटर और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रिसीट्स अप्रैल मई जून में आती है और मेरे को हर महीने टीचर्स को पेमेंट करनी पड़ती है. आई कैन प्लान पिछले कैश फ्लोज को देखते हुए कि कब कब मुझे कैश की जरूरत थी, उस हिसाब से मैं अपने टोटल रिसीट्स को प्लान कर सकता हूं कि मुझे कब कब कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी. और रीजन फॉर कैश पोजीशन इज कि अगर पिछले साल मेरे को किसी समय कैश की शॉर्टेज पड़ गई थी, डेफिसिट हो गया था, या कभी मेरे पास फालतू में कैश पड़ा रहा था, ये सारी चीजें, कैश की पोजीशनिंग क्यों हुई थी, क्या रीजन थे, ये सारी चीजें कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे को टाइम टू टाइम बताती रहती है.
देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स पे ही रोशनी डालता है और नॉन कैश ट्रांजेक्शन को इग्नोर करता है, क्योंकि इसका नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश के फ्लो को बताता है। अदर ट्रांजेक्शन जितने भी इंपॉर्टेंट हो उसके बारे में कोई भी लाइट कैश फ्लो स्टेटमेंट से नहीं मिलती है। सेकेंडली, इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। जहां इनकम स्टेटमेंट हमारे अकाउंटिंग रिजल्ट्स के बारे में बताती है, वहां ये सिर्फ और सिर्फ कैश के फ्लो के बारे में बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कभी भी हमारे प्रॉफिट या लॉस के बारे में नहीं बताता है। इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। ये अकाउंटेंसी की एक लिमिटेशन है कि हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वो पहले हो चुका होता है, दैट इज हिस्ट्री नाउ। जबकि ये एक मैनेजरियल टूल है जिसकी मदद से हम अपने फ्यूचर को बजट करना चाहते हैं, फ्यूचर को प्लान करना चाहते हैं, लेकिन इट इज प्योरली बेस्ड ऑन दोज ट्रांजेक्शन जो ऑलरेडी हो चुकी हैं। इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। इट इज बेस्ड ऑन कैश कंसेप्ट ओनली। अकाउंटेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अक्रूअल बेसिस, लेकिन ये उसको टोटली इग्नोर करता है और सिर्फ कैश की बातें करता है। कैश कहां से आया, कैश कहां से गया। एक्चुअल लिक्विडिटी कैश फ्लो स्टेटमेंट से नहीं पता लगती, क्योंकि ये सिर्फ हार्ड कैश की बातें नहीं करता है, ये उसके साथ कैश इक्विवेलेंट की बातें करता है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी की बातें करता है। इसलिए जो लिक्विडिटी पोजीशन ये बताता है वो एक्चुअल लिक्विडिटी से थोड़ा डिफर करती है, इसलिए ये इसकी एक लिमिटेशन मानी जाती है। यहां पर एक क्वेश्चन और बच्चों के दिमाग में आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट जो कैश में आने वाली चीजें और कैश में जाने वाली चीजों को बताती है। हम तो ऑलरेडी कैश बुक बनाना सीख चुके हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? अगर कैश बुक में भी कहां से कैश आ रहा है रिकॉर्ड हो रहा है, कहां कैश जा रहा है रिकॉर्ड हो रहा है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐसी क्या चीज है जो कैश बुक से डिफर करती है? तो देखिए बेटे, सबसे पहली चीज है कैश बुक डे टू डे बेसिस पे लिखी जाती है। हर रोज कहां से कैश आया, हर रोज कैश कहां गया। वेयर एज कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पीरियड के लिए बनाई जाती है, पूरे साल के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। ये मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रोज का एक एक दिन की कैश बुक उलट के देखेंगे कि आज 100 रुपए आए, कल 200 रुपए खर्च हो गए। ये समरी वे में कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरे साल की कहां से टोटल कैश आया, कहां से टोटल कैश गया, उनके बारे में बताती है। तो ये मैनेजमेंट एनालिसिस में काम आती है, कैश बुक रिकॉर्ड कीपिंग के काम आती है। कैश बुक एक डिटेल समरी है, एक एक रिसीट, एक एक पेमेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको कैश बुक देखनी है, लेकिन मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता, वो एक ओवरलुक करना चाहते हैं अपनी कैश पोजीशन का, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट उनको इस बारे में हेल्प करती है। तो ये डिफरेंसेस है कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बुक के। अब एक कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। इसके लिए रिक्वायर्ड है, एक तो आपको कंपनी की बैलेंस शीट वो गिवन होगी और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। बेसिकली जैसे कि 11th में आपने 2 चैप्टर पढ़े, एक फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट और फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। कैश फ्लो को भी हम इसी तरीके से कह सकते हैं कि शुरू में हम कैश फ्लो पढ़ेंगे जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, द रिक्वायरमेंट इज ओनली ए कंपनी बैलेंस शीट। हम उसकी मदद से एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होंगी, जैसे कि आपका फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का चैप्टर था। इसी तरीके से कैश फ्लो के साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी उनको एडजस्ट करके हम एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको बनाने के 2 मेथड्स हैं, वन इज डायरेक्ट मेथड एंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आपके कोर्स में नहीं है, ये क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है हम आगे जब फॉर्मेट की बातें करते हैं तब आपको और इस पे लाइट मिलेगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के हिसाब से बनाया जाता है, और अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो टोटल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को हम 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। उनके नाम है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक दुकान पर बैठा हूं और मेरे पास कहां से कैश आ सकता है, जरा मैं इसकी बातें सोचूं तो ये हो सकता है कि मैं घर से कैश लेके आऊं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। हो सकता है कि मैं बैंक से लोन लेकर आऊं, हो सकता है कि मैंने अभी अभी माल बेचा है और वहां से मेरे पास कैश आ रहा है। लेकिन अगर इन तीनों को मैं एनालाइज करूं तो जो मैं घर से पैसा ला रहा हूं दैट इज समथिंग जो मैं इस बिजनेस को फाइनेंस कर रहा हूं, दैट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
जो पैसा मैं लोन ले रहा हूं दैट इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन जो पैसा मेरी एसेट बेचकर आ रहा है वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है, और जो पैसा मैं माल बेचकर ले रहा हूं दैट इज कॉल्ड माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिमिलरली पैसा जा कहां रहा है, मैं गुड्स खरीद सकता हूं, मैं एसेट्स खरीद सकता हूं, मैं लोन की पेमेंट कर सकता हूं, मैं ड्राइंग कर सकता हूं। तो इसमें से जो पार्ट मेरे को गुड्स खरीदने में खर्चा हो रहा है, जो मैं डे टू डे एक्सपेंडिचर में खर्चा कर रहा हूं दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन जो मैं एसेट्स खरीदने में पैसा खर्च कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जो मैं लोन की रीपेमेंट या ड्राइंग में खर्चा कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो भी पैसा मेरे पास बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, मुझे उनको 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करना है। 1 इज ऑपरेटिंग, 2nd इज इन्वेस्टिंग, 3rd इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी? इट इज प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का रेवेन्यू कहां से प्रोड्यूस होता है? व्हेन वी आर बाइंग और सेलिंग गुड्स, तो वो है हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स करते हैं। जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं पैसा जाता है, जब भी हम कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स बेचते हैं पैसा आता है। इन फाइनेंसिंग ये वो एक्टिविटीज है दैट रिजल्ट इन द चेंज इन द साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल, कि बिजनेस में कैपिटल कितनी लगी हुई है, बिजनेस के डेट कितने हैं, लोन कितने लिए गए हैं, शेयर्स कितने हैं, डिवेंचर्स कितने हैं, ये सारी बातें हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पढ़ते हैं। तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट में बटा होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनता है, तो ये हमारी मर्जी नहीं है कि हम कैसे भी बना लेंगे। इसका एक स्पेसिफिक एक फॉर्मेट है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दिया गया है। इट्स ह्यूज वन, ये आपकी बुक्स में छपा हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। लेकिन क्या इज इट पॉसिबल कि इन सारी चीजों को हम रट लेंगे या याद कर लेंगे? ऑब्वियसली नॉट। और सेकेंडली हमें इनमें से सिर्फ वो चीजें लेनी है जो हमारे क्वेश्चन में आ रही हैं। ये नहीं कि ये पूरा फॉर्मेट पहले हमें छाप देना और उसके बाद हमने उनके सामने फिगर्स लिखनी है। तो इसको इजी करने के लिए जेपीएस ने अपना एक फॉर्मेट बनाया है, वो क्या है और उसको किस तरीके से हमने यूज करना है वो आज हम आपसे बात करेंगे। और डेफिनेटली मैं इसके बारे में बहुत श्योर हूं कि इस जो फॉर्मेट हम आपको सिखाएंगे उससे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मेट। एज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 3 एक्टिविटीज में कैश फ्लो स्टेटमेंट को बांटते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो आइटम आती है जिनसे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट होता है। दे आर कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर और कैश परचेजेस, पेमेंट टू क्रेडिटर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड। लेकिन आप कहेंगे यहां तो ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि वो एक डायरेक्ट मेथड की बात है बेटे कि डायरेक्टली कैश कहां से आ रहा है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड इज कि इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों में कैश आता हुआ और जाता हुआ नजर आएगा। इनडायरेक्ट मेथड में हम जो नेट प्रॉफिट हमने अर्न किए हैं उनको लेकर और उनपे जो नॉन कैश आइटम का असर आया है उनको इग्नोर करते हुए इस तरीके का एक फॉर्मेट बनाते हैं। ये आपको लर्न करना पड़ेगा और ये लर्न जिस टेक्निक से हमने समझाया उस तरीके से जिस तरीके से हम समझा रहे हैं उस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से आपको लर्न हो जाएगा। सबसे पहली चीज लिखी हुई है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले हम इसकी डिस्कशन करें। यस, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे होगा? ये होगा कि नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, से करंट ईयर 2013 और पिछला साल 2012 था। इस साल के प्रॉफिट 1 लाख के लिखे हुए हैं और पिछले साल के प्रॉफिट 60,000 के लिखे हुए हैं। तो आपको करंट ईयर प्रॉफिट 1 लाख में से 60,000 लेस करने होंगे तो ये आ जाएंगे आपके 40,000 रुपीज। और इनमें आपको 4 चीजों की एडजस्ट करनी पड़ेगी, 4 चीजें एडजस्ट करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, जिनका नाम अगर आप फर्स्ट वर्ड देखें इन सबका हमने लिखा ट्रिप। इसको इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। ट्रिप, टी स्टैंड फॉर टैक्स प्रोविजन। जो भी टैक्स प्रोविजन हमने इस साल बनाए हैं वो यहां पर ऐड किए जाएंगे। आर, जितना पैसा हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया है वो ऐड किया जाएगा।
I stand for interim dividend. Interim dividend क्या होता है? विद इन द ईयर, पहले प्रपोज डिविडेंड की बात करते हैं, फिर इंटरिम डिविडेंड की बात कर लेंगे। प्रपोज डिविडेंड जब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वहां पे बिसाइड अदर वर्क्स ये प्रपोज किया जाता है कि कंपनी कितना पैसा एज डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देगी। जहां पर ये सेटल हो जाता है, इमीडिएटली एक एंट्री पास कर ली जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड। इतना पैसा प्रॉफिट से अलग कर दिया जाता है एंड ऑब्वियसली इट इज अ करंट लायबिलिटी। आने वाले 1-2 महीनों में इस सारी लायबिलिटी को पे कर दिया जाता है। और अदरवाइज इंटरिम डिविडेंड विद इन द ईयर, जब कंपनी को लगता है कि हम सरप्लस प्रॉफिट में हैं, तो क्यों ना उस प्रपोज डिविडेंड के अलावा कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दे दे, जिससे कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है। इन टर्म, वर्ड से ही पता लगता है, विद इन द टर्म, प्रपोज एंड पेड विद इन द टर्म, दैट इज कॉल्ड इंटर्म डिविडेंड। इन सब का टोटल कहलाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को ऐड करते हैं। अभी जब तक हम थोड़ा सा इस लेवल पर नहीं पहुंचते कि हम एक सिंपल क्वेश्चन करना शुरू कर दें, फॉर द टाइम बीइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हम पीछे डेफर कर देते हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। इसका टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाता है, जो कि हम अपनी वापस पिछली स्लाइड में जाते। नाउ उस फिगर को जब हम यहां लाएंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, हम अभी तक ट्रिप के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइल्ड। अ ट्रिप, वाइल्ड, जंगल की सैर करने चलते हैं, ठीक है। वाइल्ड में अगर आप देखें तो सबसे पहले है राइटिंग ऑफ गुडविल, डिस्काउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिव। माइंडेड, आपके दिमाग में ये वाली बात रहनी चाहिए कि ये सारी वो चीजें हैं जिनकी वजह से प्रॉफिट्स कम हो चुके हैं, क्योंकि ये सारी चीजें यूजुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मिलती हैं। इनको एक्सपेंसेस की तरीके से ट्रीट किया जाता है और ये प्रॉफिट्स को कम करती हैं, और हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो इन चीजों के इफेक्ट को इग्नोर करें। तो जो जो चीजें हम लेस कर चुके हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं, और जो जो चीजें हम ऐड कर चुके होते हैं जो नहीं करनी थी, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, उन चीजों को हम लेस करते हैं। W स्टैंड फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल और राइटिंग ऑफ एनीथिंग। वी आर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर रहे हैं। वट एवर इज देयर इन द P&L अकाउंट, जिसके आगे राइटिंग ऑफ लिखा हुआ है, वो एड बैक होगी। I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट पेड, L स्टैंड फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, D स्टैंड फॉर डेप्रिसिएशन। ये यूजुअली आने वाली चीजें हैं। इनके अलावा भी अगर कोई भी चीज नॉन ऑपरेटिंग होगी तो वो भी ऐड हो सकती है। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ में आएगी। यूजुअली आने वाली चीजें यही है, ट्रिप, वाइड। उसके बाद हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को इसमें से माइनस करते हैं। यूजुअली नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो क्वेश्चंस में आती है वो है PDI। मैं अक्सर मजाक में कहा करता हूं कि अगर आप जंगल में ही जा रहे हैं तो कम से कम हमारी पोस्ट डेटेड इन्वेस्टमेंट, पोस्ट डेटेड इंस्टॉलमेंट तो देके जाइए। पता नहीं जंगल में आपको शेर खा जाए। पोस्ट डेटेड इंस्टॉलमेंट। P स्टैंड फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, D स्टैंड फॉर डिविडेंड रिसीव्ड, I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसके अलावा भी अगर हमें कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है तो यहीं पर माइनस होगी। यूजुअली किसी भी क्वेश्चन में आने वाली ये है। तो इन टोटल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अभी तक आपको जो याद रखने वाले वर्ड्स हैं वो सिर्फ क्या है, ट्रिप, वाइल्ड, PDI। इन दोनों एडजस्टमेंट के बाद जो टोटल हमारे पास आएगा उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लेकिन हमें नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो चाहिए। ये हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इनमें हमें वर्किंग कैपिटल के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, रेशो में आपने पढ़ा। वर्किंग कैपिटल मीन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से जो कैश में इफेक्ट आता है उसका इफेक्ट यहां पर हमने दिखाना है। अगर कोई भी लायबिलिटी बढ़ जाती है तो उससे हमारा कैश बढ़ जाता है, इसलिए इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होगा। सिमिलरली अगर कोई लायबिलिटी पे हो रही है, कम हो रही है, तो उससे कैश कम होगा तो वो लेस में आएगी। करंट एसेट्स का उल्टा चलता है। अगर कोई करंट एसेट्स कम हो रही है तो कैश इनफ्लो होता है, इसलिए वो ऐड होगा। और कोई भी करंट एसेट्स अगर बढ़ जाती है तो उससे कैश आउटफ्लो होता है और वो लेस होती है। जब इन दोनों एडजस्टमेंट्स को हम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी हमें इसमें से टैक्स पेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की एडजस्टमेंट करनी है, तब हम कह पाएंगे कि दिस इज द अमाउंट जो कि हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से टोटल
इनफ्लो किया है या आउटफ्लो किया है। दिस इज माय सोर्स फॉर यूज ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट्स का खरीदना और बेचना आता है। सिर्फ दो चीजें, कोई भी एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो यहां पर आती हैं, ठीक है बेटा। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शेयर्स, डिवेंचर या लोन से रिलेटेड बातें हम करते हैं। अगर हम शेयर इश्यू करते हैं पैसा आता है, अगर हम शेयर्स का रिडम्पशन करते हैं पैसा जाता है, हम डिवेंचर इश्यू करते हैं पैसा आता है, डिवेंचर्स को हम रिडीम करते हैं पैसा जाता है, लोन रेज करते हैं तो पैसा आता है, रीपेमेंट करते हैं तो पैसा जाता है। और इसी तरीके से शेयर्स पे दिया जाने वाला डिविडेंड, लोन्स पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट, वो भी इसी एक्टिविटी में आता है कि हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। जब इन तीनों एक्टिविटी के हम टोटल करते हैं A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटी का जब टोटल करते हैं तो ये हमें पता लगता है कि इस पूरे साल में हमारे पास टोटल इतना कैश आया या गया। और ये बड़ी ही कॉमन सेंस की बात है कि मान लीजिए A प्लस बी प्लस सी 20,000 है कि 20,000 आया। अगर साल के शुरू में हमारे पास 10,000 रुपए थे तो 20,000 आया तो टोटल 30,000 अब हमारे पास होना चाहिए। यानी कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए ये बात पता लग जाती है, क्योंकि ये दोनों फिगर आपके पास क्वेश्चन में होती है कि शुरू में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है। ये बात आपके पास शुरू में ही आपको पता होती है, तो आपको वहीं पर पता लग जाता है कि ये आपने क्वेश्चन ठीक किया है या गलत किया है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर एज इनडायरेक्ट मेथड इज कंसर्न। अब हम इसको यूज करेंगे, पहले विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चंस करेंगे और फिर विद एडजस्टमेंट क्वेश्चन करेंगे।